तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। गाइज गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जिनके ऊपर आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और टॉप जो 12 या 13 क्वेश्चंस हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस यहाँ पर कुल मिला करके करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ है जो आज हमें नया सीखने को मिल सकता है। तो वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नए जुड़े हुए लोगों के लिए एक विशेष तौर से सूचना है कि आपको हमेशा क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हुए चले जाना है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के बाद में फिर आपको तब ए बी सी या फिर डी टाइप करना होता है। तो पहले प्रश्न के साथ में हम आज के यहाँ के जो सीरीज है इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आदि पेरुक्कू त्योहार है, ये आदि पेरुक्कू त्योहार मनाया कहाँ पर जाता है। ऑप्शन ए है मिजोरम में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो जो आदि पेरुक्कू त्योहार है ये कहाँ पर बनाया जाता है आपको ये बताना है। ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, फटाफट मुझे आंसर टाइप करके बताइए। आदि पेरुक्कू त्योहार जो है ये मानसूनी त्योहार है, ये कहाँ पर बनाया जाता है। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम आज के अपने पहले सवाल का सही जवाब देख लेते हैं। तो जो आदि पेरुक्कू त्योहार है ये हमारा मानसूनी त्योहार ये मनाया जाता है हमारा तमिलनाडु में। तो जो आदि पेरुक्कू त्योहार है ये हमारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, राजधानी है चेन्नई और चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी थे आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी जी, जिन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, संन्यास ले लिया है। उनके साथ ही साथ क्या हुआ है, सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है, ये आज का हमारा दूसरा सवाल है। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि गाइस जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनके लिए नियम कौन बनाता है, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रशासक। तो ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है इसके लिए नियम कौन बनाता है। ठीक है, तमिलनाडु के भी यहाँ पर बात आई थी। तो वहाँ पर अगर टाइगर रिजर्व की आप बात करेंगे तो वहाँ पर कालकड मुंदन थरई है, इसके अलावा सत्यमंगलम है, मुदुमलाई है और अन्नामलाई है। ये कुल मिलाकर के वहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं। तो गाइस जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके लिए नियम कौन बनाता है, ये हमारा आज का दूसरा सवाल था। तो जो भी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनके लिए जो नियम है वो नियम बनाता है राष्ट्रपति। ठीक है, और वहाँ पर एक प्रशासक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल बोलते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, सोन और नर्मदा नदियां कहाँ पर निकलती है। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत ये प्रश्न है हमारा। और क्वेश्चन हमारा ये है कि दो नदियां हैं, सोन और नर्मदा नदियां, ये कहाँ से निकलती हैं। इसके पास से ही थोड़ी दूर से एक नदी और भी निकलती है छत्तीसगढ़ से। तो 3 नदियां कुल मिलाकर के निकलती हैं और वो फिर यहाँ पर क्या होता है, पंखे के आकार की जो स्थिति है, अरी अपवा है, ये बन जाता है। तो बताइए मुझे जरा, जो सोन और नर्मदा नदियां हैं ये कुल मिलाकर के निकलती कहाँ से। ऑप्शन ए अमरकंटक से, ऑप्शन बी अरावली से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, या फिर ऑप्शन डी पलामू पहाड़ से। तो फटाफट मुझे बता दीजिए, आसान क्वेश्चन है ये, इतना मुश्किल नहीं है, कि जो सोन और नर्मदा नदियां हैं इनका उद्गम स्थान कहाँ पर है। अमरकंटक, अरावली, पूर्वी घाट या फिर पलामू। तो फटाफट मुझे बता दीजिए यहाँ पर जो सोन और नर्मदा नदियां हैं इनका सही जवाब क्या है, कहाँ से निकलती हैं। अमरकंटक से निकलती हैं ऑप्शन ए, अरावली से निकलती हैं ऑप्शन बी, पूर्वी घाट से निकलती हैं ऑप्शन सी, या फिर पलामू पहाड़ से निकलती हैं ऑप्शन डी। तो चलिए गाइज, यहाँ से हम आज के अपने तीसरे सवाल का भी सही जवाब जो है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन था कि सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है। तो जो सोन नदी है और जो नर्मदा नदी है इन दोनों का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक से। ठीक है गाइस, और जो ये हमारी नर्मदा नदी है इसी पर सरदार सरोवर जो परियोजना है, विशेष तौर से जो गुजरात को लाभान्वित करती है, वो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी पर बनाई गई है। जो मेघा पाटेकर हैं जिन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व माना जाता है, वो नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो सोन नदी है हमने देखा है, तो सोन जो है ये हमारी गंगा की सहायक नदी है, और नर्मदा नदी जो है ये हमारी क्या करती है, जाकर के अरब सागर में अपना जल गिराती है, अमरकंटक से निकलते। अरावली जो है ये क्या है, ये एक प्राचीन पर्वतमाला है जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है, और इसी पे जो इसका सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर राजस्थान में। वहीं पर माउंट आबू है, माउंट आबू जो है वहाँ पर दिलवाड़े के जैन मंदिर हैं जो अपने व्हाइट मार्बल के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और जो अरावली है इसको डिवाइडर बिटवीन मेवाड़ और मारवाड़ भी कहा जाता है। तो अमरकंटक और ये हो गई बात हमारी अरावली की। ठीक है, पूर्वी घाट में अगर आप बात करेंगे
तो पूर्वी घाट में एक पूरी की पूरी जो टूटी फूटी पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला है वो हमें दिखाई पड़ती है, जबकि पश्चिमी घाट में अगर आप देखेंगे तो पूरे ऑर्डर से क्या होता है, पश्चिमी घाट में हमें पर्वतमालाएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बुदन, निर्मल, नीलगिरी, पानली, अन्नामलाई और कार्डमम, इस सारी की सारी जो पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं हैं वो हमारी यहाँ पर दिखाई देती। इधर अगर आप पूर्वी घाट में देखेंगे तो मरईगिरी, एर्रामलई, नाल्लामलई, वेलिकोंडा, तालकोंडा, पालकोंडा, जावदी, जिंजी, कोलईमलई, पंचमलई, सिरुमलई, सेवरा, ये सारी की सारी जो है ये पूर्वी घाट है, लेकिन पूर्वी घाट ऑर्डर में कम है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो हिमालय काट करके आती हैं और फिर बहती हैं? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ऑप्शन बी है सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, और ऑप्शन डी है सतलज, सिंधु और गंगा। तो हिमालय काट करके बहकर आने वाली नदियां कौन सी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से जवाब दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आंसर कर पाएंगे कि जो हिमालय है इसको काट करके और बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। उसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा है, सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है, या फिर सतलज, सिंधु और गंगा है। दोस्तों अगर हम देखें कई बार तो नदियां हमें विशेष रूप से 3 प्रकार की नदियां दिखाई देती है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय नदियां, एक होता है हमारी अंतर्देशीय नदियां, और दूसरा होता है हमारी उसमें अंतर्राज्यीय नदियां। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे देश से निकलती हैं, फिर हमारे देश में आती हैं और फिर किसी तीसरे देश में बहते हुए चली जाती हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नदियां जो 3 देशों में बहती हैं। कुछ नदियां होती हैं जिनका 2 ही देशों में प्रवाह होता है, कि किसी दूसरे देश से निकलती फिर हमारे देश से होकर के बह करके चली जाती है। इसी प्रकार राज्यों में कुछ नदियां अंतःस्थलीय होती हैं जो राज्य देश के अंदर होती है, कुछ नदियां राज्य के अंदर होती है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो विभिन्न 2 राज्यों के बीच से होकर के बहती हैं, 3 राज्यों से होकर के बहती हैं। और भारत में ऐसी तमाम सारी नदियां हैं जो 2 या 3 राज्यों से होकर के बहती हैं, और उसके बाद में हमें काफी सारे अंतर्राज्यीय जल विवाद भी दिखाई देते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों जल विवाद ज्यादातर देशों के बीच में होते हैं, यूरोप खासतौर से इनका एक्सेप्शन है, वहां पर इतना ज्यादा नहीं है। बाकी अपने एशिया में देखेंगे तो चाहे हमारा भारत चीन का हो, चाहे हमारा भारत पाकिस्तान को, चाहे भारत बांग्लादेश को, चाहे भारत भूटान को, चाहे भारत नेपाल को, इस सारी जगहों पर जो हमारे विवाद हैं वो चलते रहते हैं। तो गाइस बात थी यहाँ पर हिमालय काट करके और बह करके आने वाली नदियों में, तो इसमें सबसे पहले जो नदी है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये हिमालय काट करके आती है और फिर भारत में आकर के बहती है, और भारत से बहते हुए फिर क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, वहाँ पर इसमें फिर मिल करके सारी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। फिर उसके बाद में ये पद्मा हो जाती है और फिर मेघना हो जाती है। मेघना फिर उसी के बाद में वहाँ पर क्या होता है, सुंदरवन जो सबसे बड़ा डेल्टा है हमारे यहाँ पर, वो डेल्टा ये दोनों नदियाँ मिल करके बनाती हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारी देखने को मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ऐसे ही जो हमारी सतलज नदी है, ये सतलज नदी हमारी क्या है, ये भी हमारी तिब्बत वाले इलाके से निकलती है, फिर हिमालय काट करके आती है, और भारत में फिर क्या होती है, ये बहती हुई सतलज नदी निकल करके जाती है और पाकिस्तान चली जाती है। इसी प्रकार से जो सिंधु नदी है, ये सिंधु जो है ये भी हमारी तिब्बत से ही निकलती है, और ये भी जम्मू कश्मीर वाले हिस्सों से होते हुए क्या है, फिर पाकिस्तान बहती हुई चली जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीनों नदियां जो है ये हिमालय काट करके आती हैं और बह करके निकल जाती हैं। ठीक है, जबकि यमुना जो है वो भी हिमालय काट करके नहीं निकलती है, और जो गंगा है हमारी वो भी हिमालय काट करके नहीं निकलती है। अब बात आती है रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल है? रोहतांग दर्रे से एक गाइस नदी निकलती है, आपको बताना है रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, या फिर ऑप्शन डी रावी नदी। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो रोहतांग दर्रा है इसमें से कौन सी नदी निकलती है, गंडक है, चिनाब है, घाघरा है, या फिर रावी है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो रोहतांग दर्रा है ये भारत के भूगोल के अंतर्गत ये सवाल भी आता है, और नदियों से जुड़ा हुआ सवाल है, दर्रे से भी जुड़ा हुआ सवाल है, दोनों टाइप से ये बन सकता है। तो रोहतांग दर्रा जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है गाइस? तो चलिए यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखिएगा, रारा याद रखिएगा या फिर आर याद रखिएगा। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, वो है हमारी रावी नदी। हम देखते हैं वहाँ पर तो हमें जैसे अगर आप देखेंगे तो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये पूरा का पूरा नदियों का ऑर्डर। तो जो रावी नदी है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। अब गाइस यहाँ पर अच्छा आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो भारत में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 534, ऑप्शन सी 105, या फिर ऑप्शन डी 108। वर्तमान भारत के संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 543, 534, 105 या फिर 108। गाइस पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत ये सवाल पूछा जा सकता है, भारत के भूगोल के अंतर्गत भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा जो पर्यावरण और जलवायु वन मंत्रालय है, मंत्री इसके प्रकाश जावड़ेकर जी, काफ़ी सारी चीज़ें नई चल रही है, नई इनोवेशन चल रही है, नई बातें चल रही हैं। टाइगर प्रोजेक्ट के बाद में अब डॉल्फिन को भी संरक्षित करने की बात चल रही है।
तो ये तो तमाम सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं। तो वर्तमान भारत में कितने संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं गाइस? तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 105। कुल मिलाकर के वर्तमान भारत में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जो टाइगर रिजर्व जो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर के है 105। तो 105 जो कुल मिलाकर के हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं वो शामिल है संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 13वीं सदी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण कौन से यात्री के वृत्तांत से मिलता है? ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। 13th सेंचुरी में जो चीनी अरबी एक व्यापार हमारा था, चाइना और अरब का जो व्यापार था, एक यात्री है जिसका विवरण हमको प्राप्त होता है उसका। आप बताइए वो व्यक्ति कौन है? यहाँ पे एक चीज पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत चीन की बात नहीं चली, चीनी अरबी व्यापार की बात चली। अरब और चीन के बीच जो व्यापार होता था, इस व्यापार का विवरण कौन से यात्री के वृत्तांत से मिलता है? ऑप्शन ए फाइयान से, ऑप्शन बी चाओजू कुआ से, ऑप्शन सी हावेनसांग से, या फिर ऑप्शन डी इत्सिंग से। तो बताइए मुझे कि जो चीनी अरबी व्यापार था उसका विवरण कौन से यात्री के वृत्तांत से हमें प्राप्त होता है? फाइयान, चाओजू कुआ, हावेनसांग या फिर इत्सिंग। तो अगर आपने थोड़ा सा भी इतिहास में इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। 13वीं सदी के चीनी अरबी व्यापार का जो विवरण है ये कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जो प्राचीन हमारा इतिहास है और जो मध्यकालीन इतिहास है वहाँ पर जो विदेशियों द्वारा प्राप्त होने वाले विवरण है, या जब हम सोर्सेज की बात करते हैं ट्रेड और रूट्स में, तो जो वहाँ पर आर्थिक रूप से हम जब इसकी बात करते हैं तो वहाँ से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन हमारा आता है। तो गाइस जो 13वीं सदी है यहाँ पर चीनी अरबी व्यापार का जो विवरण है वो चाओजू कुआ के यात्रा वृत्तांत से हमें मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगी इस प्रश्न का सही जवाब। चाओजू जो कुआ है इनके हमें वर्णन क्या मिलता है? चीनी अरबी व्यापार के बारे में मिलता है। जबकि फाइयान, हावेनसांग और इत्सिंग ये तीनों भारत में रहे और भारत और जो हमारा चीन का रिलेशन रहा है या भारत और अरब का रिलेशन रहा है इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन अरबी चीनी जो व्यापार है इसकी जानकारी चाओजू कुआ से मिलती हमें है। अच्छा गाइस बताइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनके निजी सचिव के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो जो निजी सचिव है प्रधानमंत्री जी के, इनको अभी हाल ही में नई नियुक्ति मिली है। इनका नाम क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए विनय सतीश चंद्र हार्दिक विजय पांडे, ऑप्शन बी हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ऑप्शन सी, या फिर हार्दिक रविशंकर शाह, ऑप्शन डी। तो विनय सतीश चंद्र ऑप्शन ए, हार्दिक विजय पांडे ऑप्शन बी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह ऑप्शन सी, या फिर हार्दिक रविशंकर शाह ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे चयनित किया गया है? ये एक क्वेश्चन है आपका, करंट न्यूज से जुड़ा हुआ है। जो न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नई अपॉइंटमेंट से, नई नियुक्तियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। आपको ये बताना है कि जो हमारा प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव जी हैं इनकी नियुक्ति के तौर पर किसे नियुक्ति दी गई है? विनय सतीश चंद्र जी को, हार्दिक विजय पांडे जी को, हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को, या फिर हार्दिक रविशंकर शाह जी को। तो चलिए गाइस यहाँ से हम आज के अपने इस सवाल का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनके निजी सचिव के रूप में हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो निजी सचिव बन गए हैं वो हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो ये क्वेश्चन था हमारा करंट नियुक्तियों से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है? प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले भारत के बारे में जानकारियों के बारे में हाथी गुम्फा का अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है ये कौन से शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए आपका है कलिंग नरेश खारवेल से, ऑप्शन बी है आपका समुद्रगुप्त से, ऑप्शन सी आपका पुलिकेशन द्वितीय से, या फिर ऑप्शन डी आपका रुद्रदामन से। तो जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है ये कौन से शासक से रिलेटेड है? ऑप्शन ए कलिंग नरेश खारवेल, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी पुलिकेशन द्वितीय, या फिर ऑप्शन डी रुद्रदामन। हाथी गुम्फा का अभिलेख कौन से शासक से जुड़ा हुआ है? कलिंग नरेश खारवेल, समुद्रगुप्त, पुलिकेशन द्वितीय, या फिर रुद्रदामन। हाथी गुम्फा का अभिलेख ए, बी, सी या फिर डी, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए। तो चलिए गाइज यहाँ से हम आज के अपने इस सवाल का भी सही जवाब देख लेते हैं। जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है गाइज ये हमारा कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ है। तो कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा का महत्वपूर्ण अभिलेख। अगला क्वेश्चन हमारा गाइज है जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, या इनमें से कोई नहीं, रुद्रदामन से, या फिर प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है, तो प्रतिहार नरेश भोज, रुद्रदामन या फिर समुद्रगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो जूनागढ़ का अभिलेख है ये किससे जुड़ा हुआ है? अभी हाथी गुम्फा का अभिलेख हमने देख लिया है। अब प्राचीन अभिलेखों की बात आई है तो एक क्वेश्चन प्राचीन अभिलेखों से और आ गया है
कि जो हमारा जूनागढ़ का अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास में किससे जुड़ा। 4-5 अभिलेख हैं गाइज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाथी गुम्फा का अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है, एक इलाहाबाद की प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम कह सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति है। इस प्रकार से कुछ 4-5 अभिलेख ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन था, इसका आपको आंसर बताना था। तो गाइज जो हमारा रुद्रदामन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो रुद्रदामन जो है ये जो है किससे रिलेटेड है, जो जूनागढ़ का अभिलेख है इस पर किस शासक का नाम है, तो ये है रुद्रदामन का। ठीक है, तो जूनागढ़ का अभिलेख रिलेटेड है रुद्रदामन से। गाइज आपको बताना है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 15वां शिखर सम्मेलन कब हुआ है। अभी भारत और यूरोपीय जो संघ है इसके बीच में 15th शिखर सम्मेलन एक हुआ है, आपको बताना है ये कब आयोजित हुआ। करंट न्यूज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 12 जुलाई, ऑप्शन बी 13 जुलाई, ऑप्शन सी 14 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 15 जुलाई को। तो भारत और यूरोपियन संघ के बीच में 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 12, 13, 14 या फिर 15। तो 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, आपको ये बात बतानी है। 12 जुलाई को ऑप्शन ए, 13 जुलाई को ऑप्शन बी, 14 जुलाई को ऑप्शन सी या फिर 15 जुलाई को ऑप्शन डी। तो चलिए गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको फटाफट तुरंत ही बता देता हूं। तो गाइज 12 जुलाई को भी भारत और यूरोपियन संघ के बीच में 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुनिश्चित किया है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जो आवश्यक टीकाकरण होता था छोटे बच्चों का, नवजात शिशुओं का, उसको किसने सुनिश्चित किया है। ऑप्शन ए है EBIC ने, EWIN ने, EVIN ने या फिर ECIN ने। ठीक है, तो EWIN, EVIN, ECIN या फिर EBIC। ये क्वेश्चन गाइज महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कोविड-19 महामारी के दौरान किसने आवश्यक टीकाकरण सेवाओं को सुनिश्चित किया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी EVIN। गाइज जो EVIN है इन्होंने क्या किया हुआ है, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में आवश्यक टीकाकरण को सुनिश्चित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा है कि जो EESL है और जो USTADED है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पहल के तहत स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन पहल शुरू करने की घोषणा की हुई है। इसका नाम क्या रखा गया, सेवा, संपदा, प्रकृति या फिर मैत्री, ये आपको बताना है। तो जो हमारा EESL है और इसके अलावा USTADED है, ठीक है, आपको यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है कि एक स्वास्थ्य और ऊर्जा के संबंध में कुशल भवन के सहयोग की जो शुरुआत करने की बात हुई है, घोषणा हुई है। इसको नाम क्या दिया गया, सेवा, संपदा, प्रकृति या फिर मैत्री। गाइस चलिए तो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको सही जवाब बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का गाइस सही जवाब है ऑप्शन डी, मैत्री। मैत्री जो सेवा है ये शुरू की गई है किस पहल के तहत, स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन पहल के तहत क्या हुई है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। मैत्री जो सेवा है ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन अच्छा गाइस हमारा है कि जो टाइगर शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा टिग्रिस से हुई है। टिग्रिस किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो जो इससे हुई है, जो शब्द कौन सा, यूनानियन है ये, पार्थियन है, इटालियन है या फिर यूरोपियन है। टाइगर शब्द की उत्पत्ति जो ग्रीस भाषा के टिग्रिस से हुई है, ये कौन सा जो मतलब कौन सी लिपि में आता है, यूनानियन लिपि में आता है, पार्थियन लिपि में आता है, इटालियन लिपि में आता है या फिर यूरोपियन लिपि में आता है। तो गाइस जो टाइगर शब्द है हमारा, टाइगर रिजर्व अभी हमने हाल ही में देखा था, और टाइगर हमने अभी जो वर्ल्ड टाइगर डे था वो भी हमने सेलिब्रेट किया हुआ था। इसके बाद में भारत में टाइगर के संबंध में बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात हुई थी, मैंने आपको टाइगर से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था आपके लिए। तो गाइस जो टाइगर का टिग्रिस शब्द है ये गाइस रिलेटेड है हमारा पार्थियन लैंग्वेज की लिपि से, ठीक है, तो जो ग्रीक भाषा है इसकी पार्थियन लिपि से ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि भारत में आत्मनिर्भर भारत लोगो का डिजाइन तैयार करने की जो शुरुआत है, ये प्रतियोगिता किसने शुरू की हुई है, PIB ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, द हिंदू ने या फिर MyGov ने। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत का जो लोगो है इसको तैयार करने के लिए जो प्रतियोगिता है ये किसने शुरू की हुई है, PIB ने शुरू की हुई है, इंडियन एक्सप्रेस ने शुरू की हुई है, द हिंदू ने शुरू की हुई है या MyGov ने शुरू की हुई है। तो गाइस जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाल किले से भी बात की कही थी, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड का भी एक नया जो अभी कंसेप्ट आया है वो आ गया है। तो जो MyGov है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसने शुरू किया हुआ है आत्मनिर्भर अभियान बनाने के लोगों की प्रतियोगिता को। अगर गाइज एक चीज़ और भी है यहाँ पर, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आपको लगता है कि आप लोगो बना सकते हैं तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, वो आर्थिक तौर से भी आपको प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा जो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो भी निकल करके बाहर आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आत्मनिर्भर लोगो बनाने के लिए आप भी MyGov के जो प्रतियोगिता है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। गाइज उस कंपनी का हमें नाम बताना है
जिसने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद के लिए जो सोदर ऐप है इसको लॉन्च किया हुआ है? IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है या फिर गूगल है? इस क्वेश्चन का आंसर तकरीबन सभी लोगों को मालूम होगा कि जिसने लोगों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सोदर ऐप लॉन्च किया हुआ है गाइज, ये है हमारा गूगल। गूगल ने क्या किया हुआ है, सोदर ऐप को लॉन्च किया हुआ है सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अच्छा गाइज, ये बताइए आपकी निम्नलिखित में से कौन सी वो नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? रावी का, महानदी का, ब्रह्मपुत्र का या फिर चेनाब का? इसमें से एक नदी है जो भारत में नहीं निकलती, भारत से निकलती नहीं, बहती तो भारत में है, बहती तो चारों नदियां भारत में, लेकिन वो नदी भारत में निकलती नहीं, वो निकलती कहीं दूसरी जगह से। तो मुझे ये बता दीजिए कि जो कौन सी नदी इसमें रावी है, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर चेनाब? A, B, C या फिर डी? कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? रावी नदी का नहीं है, महानदी का नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं या फिर चेनाब नदी का नहीं है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं? तो सभी लोगों को मालूम है कि जो ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से वहां से निकलती है और इसीलिए इसका उद्गम जो क्षेत्र है वो भारत के बाहर है। अगला क्वेश्चन का हमारा है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर इनमें से कहीं नहीं है या फिर दोनों में है? तो जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है, ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोनों में। यूपीएससी का गाइड जो 2021 का प्रीलिम और मेन है उसका डेट आ गया है, तो क्लास पहले खत्म कर लेते हैं फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर एक स्पेशल वीडियो उस पर लेकर के आऊँगा। लेकिन थोड़ी सी बात आज जरूर करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट के बारे में और क्या हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी, क्योंकि प्रीलिम और मेन के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखा गया है। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि 90 या 100 दिन का गैप मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मिल रहा है, हमें 3 महीने या 2 महीने का गैप है, इससे ज़्यादा का गैप नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो गाइस जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट हमारे साथ हो सकते हैं। किसने त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ जो है ले गया था? वो कौन बंदा था जिसने त्रिपिटकों की 400 प्रतियां वो जो है वो अपने साथ ले गया था? इत्सिंग था, मातवेन लिन था, ही लिन था या फिर सुंग युंग था? तो गाइज इसका भी क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होगा, फटाफट मुझे टाइप करके बता दीजिए कि जो त्रिपिटक है आपको पता है कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ संबंधी नियम है, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या किया गया, उसमें दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई। अभिधम्म पिटक में क्या है कि जो बौद्धों में जो महात्मा बुद्ध उनके जो संस्थापक रहे हैं उनके संबंध में जो उनके प्रवचन हैं और बाकी जो सारी चीजें हैं जो अध्यात्म है बौद्ध धर्म का, वो अभिधम्म पिटक में उल्लेखित किया गया है। तो गाइस जो उसकी 400 प्रतियां एक चीनी यात्री था जो अपने साथ ले गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था गाइस इत्सिंग। इत्सिंग 400 प्रतियां अपने साथ ले गया था। उसके बाद में कहा जाता है कि जब वो जो वर्तमान में जो हमारा बांग्लादेश है उसके पास है, जब वो पार कर रहा था समुद्र से, उस समय समुद्री तूफान के कारण उसकी काफ़ी सारी जो प्रतियां थी वहां पर खो गई थी, लेकिन फिर भी वो 250 के करीब प्रतियां ले जाने में कामयाब रहा था। गाइस अगला क्वेश्चन ये है कि समर्थन मूल्य एमएसपी सभी लोग हम लोग जानते हैं जिसका अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार किसानों को इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराएगी, इतने दर पर फसल खरीदेगी। तो गाइस जो समर्थन मूल्य है इसमें गेहूं की खरीद में कौन सा राज्य है जो देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है, जिसने सर्वाधिक जो गेहूं की खरीद है वो की हुई है? उत्तर प्रदेश है, वो पंजाब है, वो आंध्रा है या फिर वो मध्य प्रदेश है? तो ए, बी, सी या फिर डी टाइप करके बताइए मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। उत्तर प्रदेश है ऑप्शन ए, पंजाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश है ऑप्शन सी या फिर मध्य प्रदेश है ऑप्शन डी। वो कौन सा स्टेट है जो समर्थन मूल्य पर गेहूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने में शीर्ष पर रहा है, शीर्ष राज्य के रूप में उभर करके सामने आया है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसमें से वो राज्य जो गेहूं की खरीद में शीर्ष स्थान पर आ गया है उसके रूप में उभरा है वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब, मध्य प्रदेश जो है वो समर्थन मूल्य के हिसाब से गेहूं खरीद में राज्य में शीर्ष स्थान पर उभर करके सामने आया है। अगला क्वेश्चन गाइज ये है कि हमारा जो मिनटमैन 3 है इस मिसाइल का प्रक्षेपण कौन से कंट्री ने किया हुआ है? तो जो मिनटमैन मिसाइल है 3, मिनटमैन 3, इस मिसाइल का परीक्षण कौन से कंट्री ने किया है? अमेरिका, चाइना, इंडिया या फिर म्यांमार? तो मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण जो है ये किसने सफल परीक्षण अभी किया हुआ है? अमेरिका ने, भारत ने, चाइना ने या फिर म्यांमार ने? तो चलिए गाइस यहाँ से हम आपने मिनटमैन 3 मिसाइल क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो जो मिनटमैन 3 नामक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया हुआ है किसने गाइस? तो ये किया हुआ है अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या किया हुआ है? मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब, अमेरिका ने।
अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो क्षेत्र है भारत में नहीं, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या कुछ जानने वाला। अच्छा गाइस, ये बताइए भारत में जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है इनकी कुल मिलाकर के संख्या कितनी है? वन्य प्राणी अभ्यारण्य इनकी कुल संख्या भारत में कितनी है? 543, 577, 534 या फिर 545? उम्मीद है सारे लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत में कुल मिलाकर के वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की संख्या 543, 77, 34 या फिर 45। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम इस क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेंगे फटाफट। जिन लोगों ने आंसर नहीं किया वो लोग आंसर कर दें। वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 543, 77, 34 या फिर 45? तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आज के अपने इस सवाल का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो भारत में वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की संख्या कुल मिलाकर के है 543। तो ऑप्शन ए है सही जवाब, 543 है वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा है कि करेवाल जो है ये निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? भारत की नदियों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेवाल एक नदी है, ये निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सतलज की, सिंधु की, झेलम की या फिर चेनाब की? तो मुझे बताइए कि जो करेवाल है ये निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी या फिर चेनाब की सहायक नदी है? भारत के भूगोल के अंतर्गत ये क्वेश्चन हमारा आता है, भारत की नदियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नदियों के बारे में आप सब पढ़ते रहिए और भारत के भूगोल से जुड़ी हुई बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आप पढ़ते रहिए। करेवाल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सतलज, सिंधु, झेलम या फिर चेनाब? तो यहाँ से आज के ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आज के अपने अंतिम क्वेश्चन का भी हम सही जवाब देख लेंगे। तो जो करेवाल है गाइज ये निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये हमारी सहायक नदी है झेलम की। तो करेवाल जो है ये झेलम की सहायक नदी है। अब यहाँ से गाइज हम थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे बात कर लेते हैं उस बारे में, फिर आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, शायद व्हाट्सएप ग्रुप्स में अभी ये पोस्ट नहीं गई है, आज मैं कर दे रहा हूँ अभी। तो यूपीएससी प्रीलिम की डेट आ गई है और यूपीएससी जो 2021 का प्रीलिम होगा उसकी डेट्स आ चुकी है, मेन की भी डेट आ चुकी है। और उस पर रिलेटेड मैं एक पूरा का पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं सारे एग्जाम्स की डेट्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। तो प्रीलिम की लिए जो प्रिपरेशन है उसको अब आज से अभी से बिल्कुल स्टार्ट कर देना है और करंट अफेयर्स पे खासा गौर करते हुए हमें चलना है, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और वही है जो हमें मेंस दिलाने में मदद करेंगे। तो करंट अफेयर्स पे काम करते रहिए और बाकी ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास में, 10 महीने के आसपास टाइम है जहाँ पर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे डेट्स का और किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है उसका भी। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कोशिश करते रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस नाइट।